नमस्कार स्टूडेंट्स, दिस इज संजय भटनागर। आई एम एन अकेडमी एजुकेटर और आज आपके सामने मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेबिलिटी ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि भारत के संविधान का जो पार्ट थर्ड है इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेबिलिटी यानी उसमें संशोधन जो हुए हैं आज़ादी के बाद से 1950 से लेके अभी तक, उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइमलाइंस रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर वेरी सिंपल जनरल नॉलेज कि अभी तक यानी जनवरी 2020 तक पार्लियामेंट ने 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में, लेकिन उसमें से 104 अमेंडमेंट पारित हो पाए। अर्थात हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 1950 के बाद, जब से हमने अंगीकार किया कॉन्स्टिट्यूशन को, रिजॉल्व किया, तब से लेके 2020 तक हमारे सामने 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 104 अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें से 17 अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 में हुए हैं। अब पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ओनली ए नंबर ऑफ 24 आर्टिकल्स, लेकिन उन 24 आर्टिकल्स में पिछले 70 साल में देयर हैव बीन 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए या जो भी इनकी बैकग्राउंड रही, इसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए पिछले 70 सालों में, इस ग्राउंड पर, इस बेसिस पर हम जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेबिलिटी की जो टाइमलाइन है, जो समय है 70 साल का, उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये जो 70 इयर्स का जो पीरियड है, 1972, 1947, 1952, 2020, इस 70 इयर्स के पीरियड को मैंने 3 टाइमलाइन में, जैसा आप देख रहे हैं, में बांटा है। यानी जो पहली टाइमलाइन है वो 1950 से लेके 1967 तक है, जब तक कि हमारे सामने गोलकनाथ वाले केस का डिसीजन नहीं आया था। उसके पश्चात 1967 में एक माइलस्टोन हमारे सामने आया गोलकनाथ केस के रेफरेंस में, और तब से लेके 67 टू 1973, जब तक हमारे सामने केशवानंद भारती केस का डिसीजन नहीं आया, वी हैड ए सेकंड टाइमलाइन जिसको हम बोलेंगे 1967 टू 1973 पीरियड की टाइमलाइन। फाइनली जब केशवानंद केस भारती का डिसीजन आया 1973 में, देन ऑनवर्ड्स अप टू 2020 वी हैव द थर्ड टाइमलाइन। सो वी हैव बेसिकली 3 टाइमलाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 टू 2020। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइमलाइन, जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो मेरा जो एजेंडा है इस पूरे लेक्चर के लिए, वो 5 भाग में बटा हुआ है, और या कहें 5 चैप्टर्स में है। तो पहला चैप्टर है कि आर फंडामेंटल राइट्स मेंट टू अमेंड, दिस इज फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है कि व्हेन नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनअमेंडेबल। थर्ड चैप्टर है देन दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे अमेंडेड द अमेंडमेंट प्रोसीजर इटसेल्फ। फोर्थ चैप्टर है the facets of basic structure of the constitution, and finally chapter 5th है judicial review vis-a-vis preview of 9th schedule। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 की हम लोग शुरुआत करेंगे, और चैप्टर 1 में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, और 3 चीज़ बड़ी सिंपल हैं। 3 चीज़ें हम सबसे पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, और उसके पश्चात हम केस लॉ समझेंगे 2 जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए 1951 में। और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि ये जो 2 केस डिसाइड हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इन केसेस के डिसीजन के कारण, जो कि आर्टिकल 19 पर डिसीजन थे बेसिकली, ये दोनों केसेस, पार्लियामेंट को पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा, जिसमें कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो इंट्रोड्यूस की गई आर्टिकल 19 में, वो अमेंडमेंट 1 द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा की गई। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आर्टिकल 12 की सबसे पहले, तो इन दिस पार्ट का मतलब है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात फंडामेंटल राइट। तो इस पार्ट के लिए जब तक कंटेक्स्ट कुछ दूसरा ना कहे, तो ये जो स्टेट शब्द है, द स्टेट, ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम राज्य, ये इससे अलग है, अर्थात ये जो हमारे देश में स्टेट्स हैं उनसे अलग है। तो द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, यहाँ स्टेट्स का मतलब राज्यों से है, एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट दिस शब्द स्टेट, ओके, मतलब दिस शब्द, इस शब्द से आशय, तो ये जो शब्द है स्टेट, इट इज ए लॉ मेकिंग अथॉरिटी, which has this word
has various connotations as per various case laws decided by the Supreme Court. ओके और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आर्टिकल 13 की, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन से लॉज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर इनकन्सिस्टेंट होंगे, असंगत होंगे, तो ऐसे कानूनों का क्या होगा। लेकिन इसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड ये है कि पीपल्स मस्ट हैव ए बिलीव इन द फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली, एंड ये जो विश्वास है उनका, ये जो बिलीफ है, ये कायम रहे, इंटैक्ट रहे, इसके लिए आर्टिकल 13 को पार्ट 3 में जगह दी गई, इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ ये जो है आर्टिकल 13, ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को फ्रॉम बीइंग इन्फ्रिंज्ड बाय द स्टेट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट स्टेट ना कर सके, राज्य, यहाँ राज्य से आशय, राज्य इसका इन्फ्रिंजमेंट ना कर सके, इसके लिए आर्टिकल 13 का की अवधारणा लाई गई। और ये एक्सप्लेन करता है, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 13 लॉ शब्द को एक्सप्लेन करता है और लॉज इन फोर्स को एक्सप्लेन करता है। और ये दो शब्द इस तरह से इस आर्टिकल में रेफर किए गए हैं या बताए गए हैं। और 1971 तक, जब तक 24th अमेंडमेंट नहीं आया था, इस आर्टिकल ने ये इंश्योर किया कि ईच एंड एवरी लॉ ऑफ द लैंड, यानी ईच एंड एवरी लॉ ऑफ द कंट्री जो कंट्रावेंशन या इनकन्फॉर्मिटी में है फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो वॉइड रहेगा। तो लेकिन इसको 24th अमेंडमेंट जब आया 1971 में, इस प्रोविजन को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया आर्टिकल 13(4) को इंट्रोड्यूस करते हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में, जिसको हम अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ये जो आर्टिकल 13 है इसका थोड़ा बहुत विगर फिर से कायम किया, जिसको इस अमेंडमेंट के ज़रिए थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया था, उसको कोर्ट ने फिर से कायम किया। तो चलिए इसमें अब आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमेंडमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, वो शुरू हुआ ऑब्वियसली फर्स्ट अमेंडमेंट से। जो पहला अमेंडमेंट हुआ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है, यानी चैप्टर 3 पार्ट 3 में भी अमेंडमेंट किया गया। और हुआ क्यों, इसके पीछे एक सिंपल सा बैकग्राउंड ये है कि रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था, जिसको हम आमतौर से क्रॉस रोड केस के नाम से जानते हैं, उसका डिसीजन, और एक दूसरे डिसीजन में दूसरा केस था ब्रिज मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। इन दो डिसीजन के कारण पार्लियामेंट को पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा। और इस अमेंडमेंट में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो क्रॉस रोड वाला जो ये केस था, बेसिकली इसमें हुआ क्या था, इसमें एक मद्रास गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था जिसने जो सर्कुलेशन था अखबार का उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था मद्रास गवर्नमेंट ने। और इस पर ये जो अखबार था ये ऑब्वियसली हाई कोर्ट में चला गया कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का इन्फ्रिंजमेंट था। और ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस समय तक भारतीय संविधान में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो इसको हाई कोर्ट ने, जो उन्होंने कहा अखबार ने, उसको अलाउ कर दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) इनकॉर्पोरेट्स फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ थॉट्स एंड फ्रीडम इज गारंटीड बाय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन एज वेल। जो सेकंड केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, बेसिकली जो पहले केस में डिसाइड हुआ था क्रॉस रोड में, उसी को फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया और अल्टीमेटली प्रेस के फेवर में ही फैसला गया। तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जब इंट्रोड्यूस हुआ, तब ये जो आर्टिकल 19 था ये अपने आप में एब्सोल्यूट था, एंड देयर वर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। और इसीलिए इन दो केसेस के जजमेंट के कारण पार्लियामेंट को पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा, जिसमें कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजन थे, ये दो डिसीजन वर सुपरसीडेड बाय गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट। पहले अमेंडमेंट से ये दोनों सुपरसीड किए गए। पहले अमेंडमेंट ने अमेंड किया आर्टिकल 15, 19, यानी मैं अगर पार्ट 3 की बात करूं तो आर्टिकल 15 और 19 को अमेंडमेंट किया, और भी अमेंडमेंट किए, लेकिन मैं अपने आप को पार्ट 3 तक ही कंस्ट्रेन कर रहा हूं। तो आर्टिकल 15, 19 और इसके अलावा आर्टिकल 13(1)(a) लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन के लिए उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जोड़ा, दैट्स इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 13(1)(b) को इनकॉर्पोरेट किया, जिसके जरिए संविधान में 9th शेड्यूल को इनकॉर्पोरेट किया गया जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए। इन दोनों आर्टिकल्स को अब हम इसके पश्चात पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो डिसीजन थे 1950 के, मींस रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास,
और जो दूसरा डिसीजन था ये था ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इनको गवर्नमेंट ने सुपरसीड कर दिया, जो मैंने आपको बताया शुरू में, पहले अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। और इस अमेंडमेंट में जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 में संशोधन हुआ। बाकी दूसरे आर्टिकल्स में भी हुए, लेकिन चूंकि हम पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 15 और 19 में संशोधन हुए। और इसके बाद आर्टिकल 31A जोड़ा गया पार्ट थर्ड में, ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए था। और इस आर्टिकल को, आर्टिकल 31A को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जोड़ा गया। और इसके पश्चात आर्टिकल 31B जोड़ा गया, जिसने मार्ग प्रशस्त किया, विच पेव्ड द वे फॉर इंसर्शन ऑफ 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो 9th शेड्यूल है, इसका काम था कि ये जितने भी कानून बने थे, विशेष तौर से लैंड रिफॉर्म्स को लेकर जो कानून बने थे, उनको जुडिशियल रिव्यू से रोके। तो इस प्रकार इस पहले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये था कि पार्ट थर्ड में जो अमेंडमेंट्स हुए पहले अमेंडमेंट के जरिए, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 अब कंप्लीट होता है। आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा। और चैप्टर 2 जो हम करेंगे वो अब अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर हियरिंग, फॉर लिसनिंग, फॉर व्यूइंग।